हेलो, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन, कक्षा 10 भूगोल का सेकंड चैप्टर है। तो वन क्या होते हैं? वन बेसिकली पेड़ पौधे, जंगल जहाँ होता है उसी क्या कहते हैं? वन। पेड़ पौधे जहाँ पे घनिष्ठ रूप में पाए जाते हैं, घने रूप में, उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। और वन्य जीव संसाधन मतलब वनों से आपको क्या क्या मिलता है, वही वन्य जीव होते हैं। भाई वनों से आपको पेड़ पौधे होते हैं, वनों में जीव जंतु तमाम, शेर, हाथी, चीता, ये सब कहाँ होते हैं? या पेड़ पौधे, चिड़िया। तो जो वनों में जीव होते हैं वो क्या है? वन्य जीव संसाधन है। और वन क्या है वो तो बता ही दिया हमने। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो सबसे पहले आता है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता, जैव विविधता मतलब जैव माने जिनमें जान हो, विविधताएं माने भिन्नताएं, विविधता माने भिन्नता। तो जैव विविधता क्या कहलाती है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां ही क्या कहलाती हैं? जैव विविधता। जैसे आपने देखा कि एक छोटी सी चींटी जंगल, इस धरती पर या जंगल में, वन में हर जगह जैव विविधता है। जैसे एक छोटी सी चींटी भी उसी जंगल में पाई जाती है, एक 10 फीट का हाथी भी उसी जंगल में पाया जाता है। तो प्रजाति इसकी, ये भी है जानवर, ये भी है जानवर, ये भी जीव, इसमें भी जान है, उसमें भी जान है, मगर ये एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। तो ये विविधता है कि नहीं? ये भिन्नता है कि नहीं? या आप घास को देखिए, घास भी एक प्रकार का पेड़ पौधा है, वो इतना छोटा है। और साइकस देख लीजिए, उतना बड़ा पेड़ पौधा होता है। शाखू देख लीजिए कितना बड़ा होता है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां ही क्या कहलाती हैं? जैव विविधता। इस धरती पर, इस जंगल में विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां ही क्या कहलाती हैं? जैव विविधता कहलाती हैं। जैव विविधता आप लोग समझ गए? विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां ही क्या कहलाती हैं? जैव विविधता कहलाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति मतलब ऐसे वनस्पति जो स्वयं उग जाते हैं, उन्हें कोई न पानी देता है, न खाद देता है, न उर्वरक देता है, न उन पे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, न दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये स्वयं उगते हैं और स्वयं ही अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें कुछ किसी को कोई जरूरत नहीं है। उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। तो ऐसे वनस्पति जो स्वयं उग जाते हैं, जिन्हें किसी ने उगाया नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्राकृतिक वनस्पति। जैसे जंगलों में जो वनस्पति निकलते हैं उसे किसी ने उगाया, लगाया है जाके? नहीं लगाया। कोई पानी देने जाता है? नहीं देने जाता। या कोई खाद उर्वरक देने जाता है? नहीं देने जाता। फिर भी ये वनस्पति स्वयं अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि नहीं व्यतीत करते? करते हैं। तो ऐसे वनस्पति, ऐसे पेड़ पौधे जो स्वयं उगते हैं, स्वयं अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। जैसे आपने सुना होगा अमेजन, क्या अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन का जंगल सुना होगा? ये कहाँ, इसका ये 7 देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा हिस्सा कौन से देश में आता है? इसका सबसे ज्यादा हिस्सा आता है ब्राजील में। ब्राजील में। और ये दुनिया का अकेले 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है इस पूरी दुनिया में। इस पूरी दुनिया में अकेले 20% ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? ये आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट सप्लाई करता है। तो अमेजन में आपको पता है इसमें ह्यूमंस एक्टिविटी अलाउ ही नहीं है, इसमें लोग जा ही नहीं सकते, केवल वैज्ञानिक जा सकते हैं। तो इतना बड़ा जो 7 देशों में फैला हुआ, किसने इसको लगाया? ये कौन रोज पूरे एक एक पेड़ में पानी देने जाता है? कोई नहीं देने जाता। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक वनस्पति है कि नहीं इसमें? तो ऐसे वनस्पति जो स्वयं उग जाते हैं। आपको बताएं, इस अमेजन जंगल में कई हजार जो है वो पेड़ पौधों की प्रजातियां, कई हजार जीव जंतु की प्रजातियां। आपको पता है इसमें पारदर्शी मेढक पाया जाता है, जिसको आप बाहर से देखेंगे उसका फेफड़ा कहाँ है, उसका दिल कैसे धड़क रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो इतनी सारी विविधताएं हैं कि नहीं अमेजन रेन फॉरेस्ट में? तो इसमें आप जैव विविधता भी समझ सकते हैं, इसमें आप प्राकृतिक वनस्पति भी समझ सकते हैं। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां ही जैव विविधता कहलाती हैं। और ऐसे वनस्पति जो स्वयं उग जाते हैं, इसको किसी ने लगाया नहीं है और इसे कोई खाद पानी उर्वरक नहीं देने जाता, फिर भी ये अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। अमेजन जंगल 20% अकेले ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसलिए इसे कहा जाता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को। ठीक। अगला क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र।
पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे आप घास खा, आप या शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, अगर आप मांस खाते हैं तो कहेंगे हम तो मांस खाते हैं, हम कहाँ पेड़ पौधों पे निर्भर हैं। आप जो है मांस खाते हैं, आप जिस जानवर का मांस खा रहे हैं वो क्या खा रहा है? इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे अब ये आप देख लीजिए, कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, अब इन कीड़े मकोड़ों को खा लेती है कौन? मुर्गियां। एक उदाहरण दे रहे हैं, अब इस मुर्गी को खा लिया बिल्ली ने। किसने खा लिया? बिल्ली ने। इस बिल्ली को खा लिया मान लीजिए कुत्ते ने। किसने खा लिया? कुत्ते ने। कुत्ते को खा लिया शेर ने, शेर मर गया, फिर उसको किसने खा लिया? कीड़े मकोड़े ने। पूरा ये साइकिल चल रही है कि नहीं? ये आप घास देखिए, घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया शेर ने, शेर मर गया, कीड़े मकोड़ों ने खाया। कीड़े मकोड़े जब मर जाएंगे तो जमीन में कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? वो ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की ऊपर, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो जमीन में खाद उर्वरक का कार्य करते हैं। फिर से वहां पे घास निकल आई। तो इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु उपस्थित हैं सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो जैव विविधता क्या हुई? जैव विविधता विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जीव जंतुओं की प्रजातियां, ये क्या कहलाती है? जैव विविधता। आप कैसे की परिभाषा लिखेंगे जैव विविधता की? विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतुओं की प्रजातियां ही क्या कहलाती हैं? जैव विविधता कहलाती हैं, जैव विभिन्नता कहलाती है। ऐसे वनस्पति जो स्वयं उग जाते हैं, जिसको किसी ने उगाया नहीं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इस धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। वन्य जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव, ऐसा जीवन यापन करने वाले जीव जंतु जो वनों में अपना जीवन यापन करते हैं, जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वन्य जीवन कहते हैं। वन्य जीवन जो वनों में, जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वन्य जीवन कहलाते हैं। अब ये क्या है? फ्लोरा और फाइना। फ्लोरा ये एनिमल, फ्लोरा जो है वो पेड़ वनस्पतियों की प्रजातियों को कहा जाता है। किसकी? वनस्पतियों की प्रजातियों को। फाइना जो है जीव जंतुओं की प्रजातियों को कहा जाता है। किसे? जीव जंतुओं की प्रजातियों को। फ्लोरा क्या है? वनस्पतियों की प्रजातियों को। फाइना क्या है? विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियों को कहा जाता है। अब आता है प्रजातियों का वर्गीकरण। प्रजातियों का वर्गीकरण, विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं तो उनका वर्गीकरण कैसा है? तो सबसे पहले आती हैं सामान्य प्रजातियां। क्या आती हैं? सामान्य प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो आपको सामान्य रूप से देखने को मिलेंगी। जैसे आप घर से बाहर निकले या कहीं भी घूमने के लिए गए तो आपको जैसे गाय, बकरी, भेड़, शेर ये सब देखने को मिलेंगे, भालू, तो ये सब सामान्य प्रजातियां हैं। इसमें इसकी कमी नहीं है, ये आपको सामान्य रूप से देखने को मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये अगला आता है लुप्त प्रजातियां। लुप्त माने खत्म हो जाने वाली, नष्ट हो जाने वाली, समाप्त हो जाने वाली प्रजातियां। जैसे हमने कभी नहीं देखा जो है वो चित्तीदार उल्लू। आपने देखा कभी चित्तीदार उल्लू? हमने नहीं देखा, आपने हो सकता है देखा हो, जो भाई है ही नहीं तो देखेंगे कहाँ से जी। ठीक, तो ऐसी प्रजातियां जो खत्म हो चुकी हैं, जो लुप्त हो चुकी हैं, वो क्या कहलाती हैं? लुप्त प्रजातियां। और क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो संकट में, जो आने वाले समय में खत्म हो सकती हैं, जो आने वाले समय में नष्ट हो सकती हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दें, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा इस धरती से संकट में है, इस धरती में संकट में है, क्योंकि उसका जो एक सींग होता है वो काफी उसका जो है मार्केट वैल्यू है वो काफी जो है वो उसकी कीमत होती है। तो जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो बड़े बड़े गेंडे का शिकार कर लेते हैं सिर्फ एक सींग के लिए। अब उसकी सींग को काट देते हैं तो जिससे ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ज्यादा खून बहने के कारण जो है वो गेंडे की मौत हो जाती है। आपने एक छोटे से सींग के लिए इतने बड़े जानवर को मार दिया, इतने बड़े जानवर को मार दिया। या आप हाथी को ही देख लीजिए, हाथी के जो दांत होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट दवाइयां और तमाम चीजें उससे बनाई जाती हैं। ठीक, हाथी जानते हैं 2 साल में उसका बच्चा होता है। जैसे आज उसने गर्भ धारण किया तो गर्भ, जैसे हम लोग क्या होता है मनुष्यों में गर्भ अवधि कितनी होती है, गर्भकाल कितना होता है? 9 महीने। लेकिन जो है वो हाथी में 710 दिन होता है।
अब एक जो है वो इतना बड़ा हाथी बनने के लिए, मतलब हाथी सिर्फ पैदा होता है 2 साल में, और इतना बड़ा जानवर बनने के लिए पता नहीं कितना साल लग जाता है, और आपने केवल दांत के लिए उतने बड़े हाथी को मार दिया, तो इससे जीव जंतुओं की संख्या कम होगी कि नहीं होगी? कहीं ना कहीं गेंडे या हाथी इस धरती में संकट में है कि नहीं है? हाथी भाई 2 साल में सिर्फ बच्चा उसका होता है, अब वो बड़ा होने के लिए उसको कितना साल लग जाएगा? 10-15 साल की आप जो है हाथी को जो है एक छोटे से दांत के लिए 1 मिनट में उसको मार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संकट में है कि नहीं है? संकट में बिल्कुल है। तो चाहे वो गेंडे हो, चाहे वो ये हाथी हो, तो मनुष्य जो है वो एक महत्वाकांक्षी प्राणी है। मनुष्य अपने लाभ के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। वो ये नहीं देखेगा कि वो परेशानी में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, दुख में है, वो ये नहीं देखेगा। वो सिर्फ अपना फायदा देखेगा कि हमारा फायदा इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी किसी का नुकसान हो, कुछ हो, हमसे नहीं फर्क पड़ने वाला। हम केवल अपना फायदा देखेंगे। ठीक। अगला क्या है? तो संकटग्रस्त प्रजातियां, मतलब जो संकट में है, इनके ऊपर जो है लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अगला क्या है? दुर्लभ प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। जैसे गौरैया चिड़िया आप देख लीजिए। पहले जब हम लोग बचपन में थे, तमाम जो है गौरैया चिड़िया की झुंड चलती थी। आज देखिए, आपको गौरैया चिड़िया देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तमाम जो 4G 5G टावर लग रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। टावर जो लग रहे हैं इसके कारण हो रहा है। या देखिए, चीन में ऐसा होता था कि जब वो गेहूं या चावल के बीज बोते थे, तो गौरैया चिड़िया आती थी, तो उसको जो है वो चूग के लेके भाग जाती थी। तो इससे उन लोगों की कृषि में नुकसान हो जाता। तो इन्होंने क्या किया कि गौरैया मारो अभियान चलाया। गौरैया चिड़िया को काफी इन्होंने मारा, जिससे गौरैया चिड़िया की संख्या वो काफी ज्यादा कम हो गई। तो ये भी एक कारण है गौरैया चिड़िया के कम होने का। तो संकटग्रस्त प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो जिन पर संकट मंडरा रहा है। दुर्लभ प्रजाति जो आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगी। अगला क्या है? अगला है वनस्पति और प्राणियों कम होने। क्या ऐसे कारण हैं जो वनस्पति और प्राणी कम हो रहे हैं इस धरती से? सबसे पहले कृषि का विकास। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पूरे जो है वो पेड़ पौधे थे। क्या थे? पूरे पेड़ वनस्पति जंगल था पूरा, ये पूरा जंगल था। अब आपने क्या किया कि भाई इस जंगल में हम कृषि करेंगे, तो सारे पेड़ पौधों को आपने कटवा दिया। पेड़ पौधों को कटवाया तो पेड़ पौधे तो कम हुए ही, वन तो खत्म हुई, साथ में इस जंगल में जितने भी जीव जंतु रहते थे, हाथी, बाघ, शेर, चीता, वो भी क्या हो गए? वो भी खत्म हो गए। खत्म हो गए कि नहीं भाई? वो कहाँ जाएंगे? बहुत मान लीजिए कुछ 100 में से 5-6 इधर उधर चले गए। बाकी जो अगर आप किसी का घर उजाड़ देंगे, वो जाएंगे कहाँ? या आप इस जंगल में पेड़ पौधे पता नहीं कितने चिड़िया या पशु जो है, पक्षी जो है, वो अपने घोंसले बना के रहते थे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो सब नष्ट हो जाएंगे, वो सब विलुप्त हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो कृषि का विकास भी एक प्रकार से जो है वो वनस्पति और प्राणियों के खत्म होने का कारण है। खनन, आपको पता चलेगा अरे यहाँ नीचे सोना है, हटाओ, पेड़ पौधे कटवा दिया, वहां पे गड्ढा खुदवा दिया, इससे भी पेड़ पौधे कम होंगे। अगला क्या? विकास परियोजनाएं। आपने कहा कि इस जंगल से हम रोड बनवाएंगे, 6 लाइन 4 लाइन रोड बनवाएंगे। भाई जिस एरिया से रोड जाएगा, प्लस जो है और जगह काफी, जब रोड बनेगा तो वहां घर और भी बनेंगे। तो विकास परियोजना, या आपने वहां एयरपोर्ट बनवा दिया, तो जंगल खत्म हो गए कि नहीं? वनों की कटाई तो होता ही है। तो हमने क्या पढ़ा? जैव विविधता, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियों को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ऐसे वनस्पति जो स्वयं उग जाते हैं, जिन्हें किसी ने उगाया नहीं है, तथा इन्हें खाद पानी उर्वरक ये स्वयं अपने से लेते हैं, इसे किसी द्वारा दिया नहीं जाता। अमेज़न जंगल 20% अकेला ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है इस धरती को। पारिस्थितिकी तंत्र क्या? इस धरती के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इस धरती पे उपस्थित सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसे ये क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। वन्य जीवन क्या है? ऐसे जीव जंतु जो वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फ्लोरा क्या है? वनस्पतियों की प्रजातियां। फाइना क्या है? जीव जंतुओं की प्रजातियां। अब देखिए, हमने इसमें लिखा थोड़ा सा लुप्त प्रजातियां, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, तीतर, ये सब लुप्त हो चुकी है, अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तभी तो जब भारत में सब लुप्त हो चुकी है, तभी तो देखिए चीता जो है वो भारत जो है कहाँ से, अब दक्षिण अफ्रीका से लाके जो है वो तमाम नेशनल पार्कों में प्रिजर्व कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। भारत में वनस्पतियों की प्रजातियां,
भारत में प्रजातियों का वर्गीकरण, सामान्य प्रजातियां जो आपको सामान्य रूप से देखने को मिल जाएंगी, लुप्त प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है, जैसे हमने लिखा है, संकटग्रस्त जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि ये आने वाले समय में खत्म हो सकती हैं, ये आने वाले समय में नष्ट हो सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। दुर्लभ प्रजातियां जो आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगी इस धरती पर, वो क्या कहलाती हैं? दुर्लभ प्रजातियां कहलाती हैं। वनस्पति और प्राणियों कम होने के सबसे पहले कृषि का विकास, भाई जहाँ पे वन था उसको आपने कटवा दिया, वहां पे कृषि करने लगे, तो वो क्या है जो है वो वनस्पतियों और प्राणियों के कम होने का खनन है, ये सब हमने समझा दिया। ठीक, अब आता है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। क्या है ये चिपको मूवमेंट? चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन ये चमोली में, उत्तराखंड में जो पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट एक पड़ता है, वहां पे चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो चमोली उत्तराखंड में। इसके फादर कौन है? चिपको आंदोलन के पिता कौन है? चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है। चिपको आंदोलन है क्या? चिपको आंदोलन क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि चिपकना, ये चिपको आंदोलन जो था वो पेड़ों को ऐसे पकड़ के चिपक जाते थे, पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे, और कहते थे कि चिपको आंदोलन का मतलब ये था कि पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे, और अगर आपको पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमें काटिए, तब आपको पेड़ पौधों को काटना होगा। इस का उद्देश्य यही था कि पेड़ पौधों को बचाना ही क्या उद्देश्य था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन मतलब चिपको आंदोलन पेड़ पौधों का बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। सन 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। इसके फादर कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये पेड़ पौधों को ऐसे पकड़ लेते थे और कहते थे कि जैसे कहा जाता है कि ना, तुम्हें ये काम करने से पहले हमारी लाश से गुजरना होगा, तो पेड़ पौधे काटने से पहले सबसे पहले हमें काटना होगा। ये इनका, अगर आपसे ये पूछा जाए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा वन या पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा वन पेड़ पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, परसेंट वाइज, तो मिजोरम में। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो हरियाणा में। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ पौधों को बचाना था। ये चिपक कर जो है वो पेड़ पौधों की रक्षा करते थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के पिता माने जाते हैं। चिपको मूवमेंट चमोली जिला में चलाया गया था, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। सन 1972 ईस्वी में। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में अगर प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन देखा जाए तो वो मिजोरम में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। ठीक, अब आपका लास्ट जो बचता है वो टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? सन 1973 में हमने बताया कि चीता जो हमारे देश में काफी इनकी संख्या कम थी, और इनका जो है शिकारी जो है काफी ज्यादा शिकार कर रहे थे। टाइगर प्रोजेक्ट सन 1973 में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बाघ, चीता को जो है वो प्रिजर्व करना, उसकी रक्षा करना ही टाइगर प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था। टाइगर प्रोजेक्ट सन 1973 ईस्वी में चलाया गया था, और इसके एक साल पहले चिपको मूवमेंट चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है। चिपको आंदोलन चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पे चलाया गया था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। सन 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ पौधों की रक्षा करना था, वनों की रक्षा करना था। ये लोग चिपक कर जो है वो पेड़ पौधों की रक्षा करते थे। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट सन 1973 ईस्वी में टाइगर यानी बाघ को बचाने के लिए किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।